तो इससे पहले हम क्या समझते ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, नहीं, और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा है ना। रेंट से लेके नेचर से लेके वीकेस्ट फोर्स है नहीं, और कब कैसे क्या फील होता है उस सब तमाम चीजों को समझा। अब जरा उसी सिलसिले में फोर्स को आगे समझने में जरा हम लोग समझते हैं किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। सुनो जरा बातों को, इतना आप सबको पता है क्या, सेम चार्ज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, इतना सबको पता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, क्लियर। आप सबको ये भी पता है कि अगर एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए जो हमारे पास आज नोन है बेसिक लेवल में, वो क्या है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और सराउंडिंग में क्या रहता है, ऑर्बिट्स में सेल रहता है, एक सर्कल, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है ना, यही हमारे पास आज जो हमें आपको पता है। अब जरा समझो बातों को, क्या प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, दूसरे प्रोटॉन पे भी कौन सा चार्ज, सारे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या करता है, रिपेल करता है। तो कायदे से तो न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए या न्यूक्लियस को अनस्टेबल हो जाना चाहिए, नहीं समझे। इलेक्ट्रॉन तो फिर भी अपना घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, ये तो एक जगह पे है ना, प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन एक जगह पे है ना, बहुत सारा प्रोटॉन, तो कायदे से हम लोग को दूर भागना चाहिए, तो पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होता है, कारण कारण स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब क्या, एक ऐसा फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है प्लीज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। हाँ, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझो जरा। मैंने पहले क्या बताया, सबके समझने क्या जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन के पास भी चार्ज कौन सा होता है, और दूसरे प्रोटॉन के चार्ज भी क्या है, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो कायदे से जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियस का, वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल है, कारण क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैंने बताया आपको चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो कमजोर है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे मजबूत है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे मजबूत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सबसे मजबूत है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सबसे कमजोर कौन सा फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सीरीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहीं से अंदाजा लगा दो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे क्या करता है, रिपेल। आज जब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा था तब कौन सा फोर्स लगता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था वो कौन सा फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रिपेल नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो आपस में कंबाइन होकर एक जगह न्यूक्लियस में रह पाएगा। बात समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये समझ में आया ना कि रिपल्सन को कैसे ओवरकम कर पाता है, दिख रहा है साफ साफ, रिपल्सन कैसे ओवरकम कर रहा है, ओवरकम कर पा रहा है। और अभी मैंने क्या बताया, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और हर बार सेम लगता है। लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है, कौन सा चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है, लेकिन ये हर जगह सेम लगता है। मतलब क्या, मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई लेना देना नहीं है।
चार्ज रहो ना रहो भैया हम तो सेम लगेंगे, चार्ज के हिसाब से हम भेदभाव नहीं करते हैं। अभी हमने समझा था क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना होता है, इनफाइनाइट। ये जो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इसका पता है रेंज कितना होता है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 मीटर, यानी 1/10 के बाद 14 जीरो से 1/10 के बाद 16 जीरो मीटर, यानी बड़ा कम रेंज है, बहुत ही रेंज क्या है कम, बहुत ही रेंज क्या है कम। एक बात जो आपको बताना मैं भूल गया, किस दौरान, ग्रेविटेशनल फोर्स के दौरान, वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि दो चीज कुछ बीच में होना चाहिए, जैसे कि साउंड ट्रेवल किसमें करता है, मीडियम में। आप वैक्यूम में चिल्लाओगे कोई सुनने का नहीं। आगे जब आप लोग पढ़े होंगे साउंड चैप्टर या क्लास 9th में, यानी कि जब पढ़ेंगे हम लोग साउंड चैप्टर, तो आपको पढ़ाया जाएगा क्या, जब साउंड ट्रेवल करता है ना तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, आपने बोला, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ, तो मेरे आसपास का जो पार्टिकल था उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो वहां पे बहुत सारे पार्टिकल फोर्स अप्लाई किए दबक गए, तो यहाँ पे क्या हो गया कंप्रेशन। और आगे वाला इसके हिसाब से, या जो आगे वाला पार्टिकल्स है इसके हिसाब से ज्यादा दूर दूर है, तो उसको क्या बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। फिर इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, सामने वाले फोर्स लगाएगा, जब सामने वाले पे लगाएगा तो यहाँ पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा, वहां पार्टिकल पास पास, तो यहाँ पे फिर कंप्रेशन, सॉरी रेयर फ्रैक्शन, वहां पे कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। और इसी तरीके से साउंड क्या करता है ट्रेवल, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए मीडियम। साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल किसमें करता है, सॉलिड, फिर उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस में, ठीक है। क्या छोड़िए ना प्लाज्मा को और बोस आइंस्टीन टेस्ट को, वो सब एक तो रियरली। वैसे अगर यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कोई स्टेट एग्जिस्ट करता है तो वो है प्लाज्मा स्टेट, नहीं, और वो पूरा जो स्टार है वहां पे पार्टिकल किस स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में। नहीं, प्लाज्मा स्टेट को कैसे समझा जाता है कि एक बर्तन लो, ठीक है ना, पैक कर दो पूरा, उसमें आइस ले लो, ठीक है ना, आइस क्या है सॉलिड, सॉलिड को हीट दिए क्या बन गया लिक्विड को, और हीट क्या क्या बन गया गैस को। बहुत हीट करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसी स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और स्टार पे पार्टिकल्स इसी स्टेट में पाए जाते हैं, और बड़ा बड़ा तो स्टार ही है, तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट में चीजें पाई जाती है तो क्या है प्लाज्मा स्टेट। समझ आ रहा है, रेंज समझ में आया, बहुत छोटा। तो कोई अगर पूछे कि न्यूक्लियर स्टेबल है, जिम्मेदार कौन, तो जिम्मेदार है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, एक नया टर्म आप लोग को बताता हूं आज मैं, क्या क्वार्क्स। ये क्वार्क्स या क्वार्क क्या होता है भाई, क्वार्क या क्वार्क्स, एटम किससे मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे मिलके बना उसी को बोलते हैं क्वार्क। नए साइंटिफिक डेवलपमेंट में आगे एक नया टर्म पढ़ते हैं, क्या क्वार्क, ठीक है। क्वार्क क्या है, वो पार्टिकल जिससे मिलकर बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी सब एटॉमिक का भी सब पार्टिकल है ये, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या समझ में आया, न्यूक्लियस इसी कारण स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या करता है लगता है, रेंज बड़ा क्या है कम, सबसे क्या फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।